उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट और मैं हूं अनंत भट्ट। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए पहलू सामने आ रहे हैं। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, उनके खरीदार भी बेनकाब होने लगे हैं। स्पॉट फिक्सिंग मामले की आंच अब आईपीएल टीम मालिकों तक पहुंच रही है। गुरुनाथ मैप्पन के बाद राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा से हुई पूछताछ में इस पूरे गोरखधंधे के नए पहलुओं का पता चला है। उधर राज कुंद्रा की पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बेहद नाराज हैं। वो मीडिया पर भड़की हुई हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल इस चर्चा में शामिल होंगी। उनके अलावा क्रिकेट एक्सपर्ट हरपाल सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हरपाल जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वरिष्ठ खेल पत्रकार संजय श्रीवास्तव भी। संजय जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जांच की आंच कुंद्रा तक। राज कुंद्रा का पासपोर्ट जब्त। विदेश नहीं जा सकते हैं कुंद्रा। सट्टेबाजी में शामिल राज कुंद्रा। राजस्थान रॉयल्स पर लगाते थे सट्टा। दोस्त के बयान से फंसे कुंद्रा। आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। स्पॉट फिक्सिंग की जांच की आंच से कुंद्रा झुलसने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने राज कुंद्रा का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। अब राज जांच पूरी होने तक विदेश नहीं जा सकते। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में राज कुंद्रा ने कबूल किया है कि वो अपने दोस्त उमेश गोयनका के जरिए सट्टेबाजी में शामिल थे। राज कुंद्रा फिक्सिंग के कई और राज खोल सकते हैं। इसी उम्मीद में स्पेशल सेल कुंद्रा के मोबाइल के 3 महीने के कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार के मुताबिक राज कुंद्रा गोयनका के जरिए बैटिंग करते थे, जिसमें उनको काफी नुकसान भी हुआ है। राज कुंद्रा से स्पेशल सेल ने बुधवार को काफी देर तक पूछताछ की। माना जा रहा है कि स्पेशल सेल कुंद्रा से फिर पूछताछ कर सकती है। बताया जाता है कि सरकारी गवाह बने राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी को सामने बैठाकर भी राज कुंद्रा से पुलिस ने पूछताछ की।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में कुंद्रा ने माना है कि होटल में खिलाड़ियों से मिलने हर तरह के लोग आते थे। कुंद्रा के मुताबिक सभी खिलाड़ी मैच्योर हैं और उन्हें नियम बताए जाते हैं और वो खुद नियम जानते हैं। राज कुंद्रा और उमेश गोयनका एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं। दोनों स्टील कारोबार में बिजनेस पार्टनर भी हैं। आईपीएल के दौरान कुंद्रा उमेश को मैच देखने के लिए बुलाते थे। खबर है कि टीम के कई खिलाड़ियों से भी उमेश के रिलेशन थे। सिद्धार्थ त्रिवेदी ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उमेश ने आईपीएल सीजन के दौरान एक मैदान की पिच और खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खिलाड़ियों और सट्टेबाजों की गिरफ्तारी से शुरू हुआ सिलसिला बॉलीवुड होते हुए टीम मालिकों तक पहुंच चुका है। मयप्पन के बाद अब राज कुंद्रा पर घेरा कस चुका है। सवाल ये है कि क्या मयप्पन और राज कुंद्रा के बाद कुछ और टीम मालिकों तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मामले के खुलासे के बाद से ये अंदेशा जाहिर किया जाता रहा है कि इस खेल में कई बड़ी मछलियां शामिल हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि राज कुंद्रा ने पूछताछ के दौरान सट्टेबाजी की बात कबूल कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चीजें कोर्ट में आगे बढ़ेंगी तब किस तरीके से चीजें टर्न लेती हैं और तमाम पहलू हैं इस पूरे मामले को लेकर। लगातार कई सिरों तक इस मामले की जांच या फिर कहें कि इस मामले की जो गहराई है जाती है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबका परिचय हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में करवा दिया था। शुरुआत मैं करूंगा चर्चा की हरपाल सिंह जी से। हरपाल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये, राज कुंद्रा से पूछताछ हो रही है, पुलिस का दावा यह है कि वो सट्टेबाजी की बात कबूल कर चुका है। क्या इन बातों से और अंदेशों को जन्म मिलता है? देखिए, सवाल ये है कि पहले ये जो पुलिस कर रही है, एक पुलिस तो दिल्ली की कर रही है, एक बॉम्बे की कर रही है। वहां पर तो जज साहब ने तो बड़ी फटकार लगा दी पुलिस को और दोनों को बेल पे दे दिया, मैप्पन पर और बिंदु पर। हालांकि वही मेन 2 हैं जिन पर शुरू जब हुआ था तो कहते इन्होंने इन्हीं की वजह से सारा कुछ एक्सपोज हो जाएगा। तो जज साहब ने तो कहा ये कोई प्रूव ही नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी बात, इसी केस में जब श्रीशांत थे तो एक जज साहब ने कहा कि आपको कैसे पता है कि 13, हर आदमी क्रिकेट जानता थोड़ी बहुत, कि आपने इसने तो कह दिया कि 13 रन बनेंगे, तो बैट्समैन ने क्या जानबूझ के रन बनाए 13, और कैसे 13 ही बने? तो कई सवाल हैं। मैंने एक चैनल में केटी तुलसी साहब से मैंने पूछा था, साहब ये तो बताइए, हम सब बोल रहे हैं इसका क्या है? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं है, बहुत मामूली सजा है। और एक जगह कक्कड़ साहब थे जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने कहा साहब जब तक वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है इसमें, जब तक आपने कंपनी ओनर मालिक नहीं कंप्लेंट करेगा, फाइल करेगा एफआईआर कि मेरे साथ इसने बिट्रे किया, तो कुछ है ही नहीं। बेसिकली जहां तक मेरा ख्याल है, अब पुलिस ने देखिए अब 3 बच्चों पर लगा दिया मकोका। अब कोई पूछने वाला नहीं है कि यार इतना बड़ा आपने इस पर लगा दिया मकोका, आई तो प्रूव इट, और कुछ है तो है नहीं। और बाकी बड़ी बड़ी मछलियां तो बाहर हैं, बच्चों पर आपने 3 लगाए। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, अगर वो है। पहले तो ये भी पता नहीं चला किसके अंडर वो अरेस्ट हो रहे हैं। अगर बैटिंग है तो उसमें तो सारा हिंदुस्तान जेल में होगा। अब दिवाली के दिन बैटिंग होती है तो अब खून तो खून ही है ना, चाहे घर में करें या बाहर करें। अब जो घर में बैटिंग कर रहे हैं, घर में गैम्बलिंग होती है, उसको आप जाएंगे? किसी हिम्मत है? ये जो यहाँ तो ये मॉरल पुलिसिंग बंद करें, या ये बताएं कि किस कानून के अंदर ये अरेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, फिर कुंद्रा साहब का आपने छोड़ ही दिया, बुलाया, अब आपको अचानक याद आ कि ज्यूरिडिक्शन हमारी नहीं है। श्रीशांत को बाकी वक्त तो आप बॉम्बे जाके श्रीशांत को पकड़ के ले आए, अब कुंद्रा साहब के बारे में कह रहे हैं हमें पता नहीं ज्यूरिडिक्शन क्या है। ये वो वहां पर होगा केस जहां पर ये हुआ, क्या ऑफेंस किया इन्होंने, और वो भी साथ में ये भी कह दिया है कि साहब ये तो बेलेबल ऑफेंस है, उसी वक्त इमीडिएटली ही गिवन। मैं एक और बात आज बिंदु ने बड़ी अच्छी बात की, बिंदु ने जो आपके चैनल में भी आई होगी, उसने कहा जी सब इधर बड़ी बैटिंग है, करोड़ों लोग बैटिंग करते हैं, ये क्या है कि जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। उसने ये भी कहा कि अब तो ये फैलेगी ना बात है, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिशियन के बच्चे जो हैं उन्होंने भी तो लगाया है। बेसिकली ये एक शौकिया चीज थी, अनलेस यू प्रूव ए मनी लॉन्ड्रिंग या अंडरवर्ल्ड का हाथ या ड्रग वगैरह,
अदरवाइज इसको दुनिया इतनी फिनोमेना दुनिया में हर जगह है। जी चलिए, रेखा जी को इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जो कानूनी पहलू उठाए हैं हरपाल सिंह जी ने, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, रेखा जी जिस तरीके से अब तक ये मामला मूव किया है 16 मई से लेकर अब तक, क्या आपको लगता है कि जो बातें, जो दावे या फिर जांच को लेकर जो बातें एजेंसीज की तरफ से कही जा रही हैं, उनमें दावे ज्यादा हैं, लीगल मेरिट कितना नजर आता है शुरुआती तौर पर अगर आप देखती हैं चीजों को? तो देखिए, मुझे तो ये सारा एक बहुत बड़ा मजाक लग रहा है और मुझे लगता है कि सिर्फ एक आई वॉश है, एक ड्रामा करा जा रहा है और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर चालान जो है, जो पुलिस है इसके अंदर फाइल कर पाएगी कोर्ट के अंदर। बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाना बहुत आसान है। वकील होने के नाते मैं ये कह सकती हूं कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं और एक बहुत बड़ा थैंक्स टू द मीडिया एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो जाता है उसके बारे में कि अरे भाई ये तो आईपीएल सारा एक ड्रामा है, यहाँ पे तो जो गेम्स होते हैं वो सिर्फ एक बेटिंग का एक बिजनेस करने का एक जरिया बन जाता है, बेटिंग करने का जरिया बन जाता है। करोड़ों की इसके अंदर डील्स होती हैं, जो गेम्स होते हैं पहले से फिक्स्ड होते हैं। तो एक आम आदमी जो है उसके नजर में तो लगता है कि उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, गैम्बलिंग हुई है, सट्टेबाजी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। पर इन सब बातों को, बड़े बड़े शब्दों को, जैसे हरपाल जी ने भी खुद कभी कहा, इतने बड़े शब्द यूज करने के पहले, इतने बड़े आरोप लगाने के पहले आपको कोर्ट के अंदर उनको साबित भी करना पड़ता है। कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ फलाना जो खेल था वो फिक्स्ड था, पर क्या आपके पास, पुलिस के पास इतने सबूत होंगे, ऐसे पुख्ता सबूत होंगे जिनसे वो एक चालान भी पेश कर पाएंगे? जब तक चालान ही नहीं पेश कर पाएंगे तब तक वो मुकदमा वहीं पर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले केस की शुरुआत होती है कोई भी केस की कि एफआईआर दर्ज होती है, पर एफआईआर दर्ज होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। वो एफआईआर जो है उसके ऊपर क्लोजर रिपोर्ट भी लगा सकती है पुलिस। खुद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, खुद ही पुलिस उसके अंदर फाइनल रिपोर्ट लगा के उसको बंद भी कर सकती है अगर उनके पास कोई सबूत ना मिले। और इस केस में तो मुझे वैसा ही लग रहा कि होगा। जी यहां पर मैं संजय जी से सवाल करना चाहूंगा। संजय जी, आपने सुना रेखा जी की बात को, उन्होंने कहा एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हाइप। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि सनसनी ज्यादा है, सब्सटेंस कम है? देखिए, सनसनी वही होती है, जैसे कहावत है कि धुआं वही होगा जहां कहीं न कहीं आग होगी। तो निश्चित रूप से ये जो सारी की सारी चीज है इस बात को जरूर जन्म देती है कि हमारे खेलों में भ्रष्टाचार है, खेलों में कहीं न कहीं गड़बड़ घोटाला है। फिक्सिंग हो या सट्टेबाजी हो तो गलत काम रहा है और इसमें खिलाड़ी भी इन्वॉल्व हैं, मालिक भी इन्वॉल्व हैं। तो इन चीजों को तो रोका जाना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि आईपीएल शुरुआत से, जिस तरह से आईपीएल में पैसा आता है, पैसा जाता है, उसका एक चैनल है, तो मुझको लगता है कि इसमें अगर जांच करनी ही है तो सही तरीके से किया जाए। खिलाड़ी बहुत छोटी मछली हैं, उनके ऊपर ये माकूका जो लगाना है मुझको लगता है कि बहुत हास्यास्पद है, ये मतलब टू मच है, इसको मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सही बात है कि हमारे खेलों में और खासकर क्रिकेट में जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है और उसकी सफाई का समय आ गया है और उसके लिए बीसीसीआई जवाबदेह है, बीसीसीआई को कुछ करना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई अपने ही फेर में उलझी हुई है, तमाम तरह की खींचतान वहां पर भी देखने को मिली है। आप तमाम लोगों से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सवाल यहां पर अहम ये हो जाता है कि पहले मैप्पन फिर राज कुंद्रा, लेकिन सवाल तो तमाम टीमों को लेकर उठते रहे हैं, सवाल तो आईपीएल को लेकर ही उठते रहे हैं। क्या जांच का दायरा इतना बढ़ाया जाएगा? अगर वाकई चीजों को लेकर गंभीर हैं तमाम एजेंसियां, तो क्या वाकई जांच का दायरा इतना बढ़ाया जाएगा कि एक एक कागज की पड़ताल की जाए, पैसा आ कहां से रहा है, पैसा जा कहां रहा है? पहलू बहुत सारे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। फर्जी कंपनियां अब हो जाए सावधान। ट्रिपल एम इंडिया कंपनी का हो चुका है भांडाफोड़। चैनल 1 न्यूज की खबर के बाद पुलिस ने कसा ट्रिपल एम इंडिया पर शिकंजा। असम के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी किया मामला दर्ज। ट्रिपल एम इंडिया के निदेशक हुए गिरफ्तार। चैनल 1 न्यूज की मुहिम आखिरकार हुई सफल। आगे भी ऐसी कंपनियों को चैनल 1 न्यूज करेगा बेनकाब। आप देख रहे हैं प्राइमेट और मसला आज भी आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जो जांच चल रही है उसके बाद जो अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, पुलिस अलग अलग दावे कर रही है। अब सवाल यह है कि 16 मई से अब तक कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने पूरे देश में सनसनी फैलाई, क्रिकेट को लेकर चिंता बढ़ाई, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है क्या उसकी तह तक जाया जा सकेगा। यहां पर मैं शुरुआत करूंगा संजय जी से। संजय जी, अब तक हमने जो देखा, फिक्सिंग एक अलग पहलू है, सट्टेबाजी एक अलग पहलू है। अमूमन लोग इनको गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या शुरुआत है फिक्सिंग की सट्टेबाजी? और जिस पैमाने पर चीजों को यहां पर आंका जा रहा है, अगर चीजें उस पैमाने पर हैं तो उस हिसाब से क्या जांच आगे बढ़ पा रही है? देखिए, जहां तक क्रिकेट की बात है तो मैं क्रिकेट में कहूंगा कि सट्टेबाजी, मतलब मेरे फिगर नहीं है, ये फिक्की के फिगर हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए सालाना सट्टेबाजी में लगता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, और जब इतनी बड़ी रकम सट्टेबाजी में लग रही हो तो कहीं ना कहीं से चीजों को फिक्स करके उसको प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि सट्टेबाजी में बहुत चंद लोग हैं जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करते हैं और उनका फायदा होता है। तो क्रिकेट में निश्चित रूप से सट्टेबाजी और फिक्सिंग कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं, और ये चीज मतलब सीधे तौर पर प्रूफ तो नहीं होती है, लेकिन ये सारी चीजें जिस तरह से हमारे मैच होते हैं, मैचों के परिणाम होते हैं, नाटकीय चीजें होती हैं, उससे जाहिर होता है। तो ये मैं बिल्कुल ही कहूंगा कि सट्टेबाजी और फिक्सिंग हमारे देश के क्रिकेट में कहीं न कहीं मिली है, और हमारे देश में ही नहीं, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, एशियन क्रिकेट की ये बड़े लंबे समय से चीजें कही जा रही है कि ऐसा है। तो ये मैं कहूंगा, और इसमें जांच कभी भी, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, ये सारी जो जांच हो रही है ये एक सिरे से आगे नहीं जाएगी। 2000 के दशक में जब हमारे यहाँ फिक्सिंग, पहली बार फिक्सिंग और सट्टेबाजी की बात हुई थी, दिल्ली पुलिस की जांच कर रही थी, सीबीआई उसकी जांच कर रही थी, और आज आप देखिए वो जांच की सारी फाइलें ठंडे बस्ते में गई हुई है, उस पर कहीं भी आज तक कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। जी, रेखा जी से यहाँ पे सवाल करना चाहेंगे कि फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, हालांकि कहा जा रहा है कि ईडी भी चीजों को देख रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, इसमें डी कंपनी भी है, इसमें अंडरवर्ल्ड भी है, इसमें हवाला भी है, तो क्या जांच उस तरीके से आगे बढ़ पा रही है? क्योंकि अगर सट्टेबाजी तक ही मान लीजिए इस बात को माना जाए तो ये पैसा आ कहां से रहा? अगर हवाला के जरिए पैसा आ रहा है तो बात मनी लॉन्ड्रिंग तक जाती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग तक अगर बात जाती है तो गंभीर मसला बन जाता है। तो क्या उतनी गंभीर जांच हो रही है? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा शोर मच रहा है हर जगह। आप मीडिया की अगर बात करते हैं तो वेदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं या प्रेस की बात करते हैं, बड़े बड़े नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब भी कुछ घोटाला होता है तो बहुत अच्छा लगता है अपने कानों को सुनना कि इसमें डी कंपनी इन्वॉल्व है। वो एक डी कंपनी का नाम लेके जैसे कहते हैं ना कि सारी बातें जायज हो जाती हैं या नाजायज हो जाती हैं, जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ, क्यों हमने इन 3 क्रिकेटर्स को पकड़ा है। मैं किसी भी गलत काम का मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत काम जो है वो सट्टेबाजी है या फिक्सिंग है, वो होनी चाहिए या उसको लीगलाइज कर देना चाहिए, वो एक दूसरा इशू है। परंतु इतने बड़े नाम लेने के बाद में और बिना किसी भी एलिमेंट्री सबूत के ये कहना कि इसके पीछे तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से जा रहा है, तो उसके अंदर आपके पास कुछ तो प्राइमा फेसी एविडेंस होएगा जिसकी वजह से इतना बड़ा नाम लिया गया कि इस
पर्टिकुलर फिक्सिंग के पीछे ये छोटे छोटे क्रिकेटर्स नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी क्रिकेट के मैदान के ऊपर उतरे हैं। इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ा गेम है। ये हर व्यक्ति के आज जुबान के ऊपर, आप आम आदमी की जुबान पे यही सुनेंगे कि इन बेचारे 3 क्रिकेटर्स को एक मोहरा बना दिया गया, शतरंज के जैसे कहते हैं कि मोहरे बना दिए गए उसकी बिसात के ऊपर, पर और पीछे से कोई इनको मैनेज कर रहा था, कठपुतलियों की तरह इन लोगों को नचा रहा था। ये कौन नचा रहा था इनको कठपुतलियों की तरह? क्या वो डी कंपनी थी, क्या और कोई कंपनी थी जो फॉरेन से इनको मतलब कोई विदेश से जाके इनको इस तरह से इस्तेमाल कर रही थी? ये सारी बातें तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही निकल आ सकती हैं, परंतु जिस तरीके से अभी मेरी समझ से जो अभी जो चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप सतह तक पहुंच पाएंगे। एक बहुत बड़ा बबल बनेगा और वो बबल एक दिन बर्स्ट कर जाएगा, उसके बाद में उस बुलबुले के बाद में कुछ भी नहीं मिलने वाला। जी हरपाल जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चाहे पुलिस की तरफ से ही दावे किए जा रहे हैं कि फलां ने सट्टेबाजी की बात कबूल कर ली, फलां ने मान लिया कि मैंने इतने करोड़ लगाए थे, इतने साल से हो रहा था, क्या एक ये अंदेशा उठना यहाँ पर लाजमी नहीं हो जाता कि कहीं सट्टेबाजी की बात कहकर कहीं एक स्केप रूट ढूंढा जा रहा हो? क्या करें, फांसी लगा रहे हैं अपने आप को, उन्होंने जो बताया गया वही करें। देखिए पहले मैं बताऊं, मैच फिक्सिंग तो आप प्रूव ही नहीं कर सकते, और जो कह रहे हैं ना, पता नहीं उनको शायद स्पोर्ट्स का पता नहीं। आप 2 टेनिस की महान प्लेयर हुई हैं, सीरीना विलियम्स और वीनस विलियम्स। जब इन्होंने शुरू किया तो इनके पिताजी रिचर्ड विलियम्स जो थे, बड़े एरोगेंट आदमी हैं, तो खैर अलग हो गया, तो वो डिसाइड करते थे कि कौन बहन उनकी कौन सी बेटी जीतेगी ओपनली, एंड इट नॉट मैं आपको कुछ सीक्रेट नहीं दिया। वो कहते थे कि सीरीना जीतेगी या विलियम जीतेगी, क्योंकि कहते थे अगर एक लड़की जीतने लगी तो दूसरी डिमोरलाइज हो जाएगी। तो बड़े लोगों ने शोर डाला कि इट इज फिक्स्ड, वो कहता नहीं आज सीरीना जीतेगी, ये तो क्लियर था। इट मैं कोई आपको ऐसी चीज नहीं बता रहा जो तहलका खेल। चाइना में 2002 तक ये डिसाइड किया जाता था, चाइनीज टेबल टेनिस वाले या बैडमिंटन वाले, कि आज अगर दोनों चाइनीज वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल पहुंच जाए, कौन जीतेगा फाइनल। कई 100 चाइनीज हजारों चाइनीज भागे हैं चाइना छोड़ के, बाकी कंट्रीज में उन्हें नागरिकता दे दी है। देखिए टेनिस और बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं यूरोप में चाइनीज नाम के खेलते हैं, उसलिए चली गई कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती थी कि आज ये एक्स जीतेगा ये टूर्नामेंट, वाई ये जीतेगा। ओपन उसे ब्लेटेंट उन्होंने कहा जी है तो है, आप जो करनी करिए, हमने डिसाइड किया। तीसरी बात आपको बता रहा हूं, 1996 में जब अटलांटा ओलंपिक से पहले बार्सिलोना में स्पेन में एक टूर्नामेंट हुआ था, प्री ओलंपिक टूर्नामेंट, उसमें इंडियन हॉकी टीम ने हिस्सा लिया। इंडिया क्वालिफाई कर गया, इंडिया का मैच था मलेशिया के साथ। वो मलेशिया, अगर मलेशिया के साथ इंडिया का ड्रा हो जाता तो मलेशिया क्वालिफाई करता था, नहीं तो कनाडा ने क्वालिफाई करना था। और इंडिया और मलेशिया ने एक फिक्स मैच खेला, वो ऐसा फिक्स था कि कैनेडियन रो पड़े कि भैया बॉल ही नहीं आगे एक दूसरे को दे रहे थे। कैनेडियन केप्ट क्राई कि ये क्या करें, इंडियन ने अपने बॉल अपने हाथ में रखा। उसके बाद कैनेडियन ने सारा वीडियो किया, वो मैच वीडियो करके उन्होंने फीफा को FIH को दिया। FIH ने दिया कैश को, जो इनका आर्बिट्रेशन होता है जिनीवा में, उसमें इंडिया ने कहा जी हम तो अपना डिफेंड कर रहे थे। ये चीज आप ये मैच फिक्सिंग जो है इसको प्रूव करना बड़ा ही मुश्किल है। ये आपने कह दिया तो लिया, ये एक्साइटमेंट अच्छी लगती है, पुलिस वाले लैपटॉप में बैठे हुए हैं। मैच फिक्सिंग जो पकड़ी गई थी या स्पॉट फिक्सिंग, वो स्टिंग था जो इंग्लैंड में किया गया था। मगर उनमें देखिए उन्होंने हाउ दे ट्रीटेड द प्लेयर्स, यहां पर तो प्लेयरों को ऐसा बना दिया, पहले ही क्रिमिनल बना दिया, उनको छोड़ दिया गया, 2-2 महीने सजा दी, और ये बोला गया आगे से कहीं पर बैन लगा दिया। हमारे यहाँ पर रोज कमिश्नर साहब या ऑफिसर को कोई काम नहीं, फोन पे इस पे आ जाते हैं प्रेस के सामने। मगर मेरे ज्यादा ख्याल में रेखा जी से मानता हूं, जब तक आपके पास सॉलिड सबूत नहीं है, प्रूफ होना चाहिए पूरा, उसके बाद अब एक्शन लेते हैं। मजा जी ये हम क्यों मान के चले कि पुलिस के पास सॉलिड सबूत नहीं हो सकता, सबूत हो, और जब मामला जब होंगे तो हमें सामने आ जाएगा। जब मामला नहीं देखिए, अगर सबूत होता है फिर इसे आप लीक नहीं करते। डू नॉट कीप ऑन, अगर जो आपके पास सबूत है केस रही है, आप थोड़ी सी लीक कर रहे हैं। आप देख लिया जब बॉम्बे वालों ने हटा दिया इशू, अब कुंद्रा साहब आ गए, यही कुंद्रा साहब पर क्यों नहीं वो लगा जो श्रीशांत पे लगा। यहाँ पर मैं संजय से सवाल करना चाहूंगा। संजय, कहा जा रहा है श्रीशांत के बारे में खबरें लगातार ऐसी आई कि जिस जगह पर टीम रुकती थी होटल्स के अंदर, वहां पर श्रीसंत नहीं रुकते थे, उनसे अलग जाते थे। मुंबई के अंदर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो अलग होटल में थे। यहां पर सवाल ये उठ जाता है कि शायद यही भी एक वजह रही हो कि राज कुंद्रा और जो बाकी उनकी टीम से जुड़े लोग हैं, वो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो शक के दायरे में है कि क्या ये पॉसिबल है, IPL का जो फॉर्मेट है क्या उसमें पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई बाध्यकारी वहां पर नियम नहीं है कि खिलाड़ी अपनी मनमर्जी से कहीं भी जाके रुके, किसी से मिले, कहीं भी आए जाए, क्या कोई रेगुलेशन वहां पर नहीं है? देखिए रेगुलेशन होता है जी, टीम को टीम के साथ ही रुकना होता है, एक आचार संहिता होती है, सारे खिलाड़ी एक होटल में ठहरते हैं,
एक समय के बाद उनको सबको एक जगह असेंबल करना अगर होता खिलाड़ी है। आचार संहिता फॉलो नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? फिर कौन देखेगा इस चीज को? नहीं, बिल्कुल ये टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और टीम मैनेजमेंट ही उसको देखेगी। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट में हमारे जो स्टार हैं उन्होंने स्टारडम का एक स्टेटस पाया हुआ है, तो वो आराम से सारी चीजें तोड़ते हैं और टीम मैनेजमेंट भी उनकी बातों को सहन करता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। क्रिकेट जैसे खेल में ये हमेशा होता रहा है। यहां तक कि मैं आपको कहूंगा सोवर्स जैसा खिलाड़ी रात रात भर अपने टीम से अलग रहता था। वो जो है सुबह अचानक नशे में चूर होकर मैदान में आते थे और खेलते थे, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी थे कि उनकी टीम उसको बर्दाश्त करती थी। और भारतीय टीम में भी ऐसा ही होता है। जहां तक फिक्सिंग की बात है, मैं इस बात को कहूंगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इस बात को मानता है कि जिस समय खेल को जो सबसे बड़ा खतरा है वो फिक्सिंग से है। फुटबॉल में और दूसरे तमाम खेलों में ये चीज वहां पे वो लोग पकड़ते हैं और साबित हो चुकी है। लेकिन क्रिकेट में दुर्भाग्य से ऐसा तंत्र नहीं है और न बनाया गया है कि हम उस चीज को सामने लाएं और पकड़ें, सबूतों के साथ पकड़ें। नहीं तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये चीज सामने नहीं आए। हरपाल जी, क्या तंत्र जानबूझकर विकसित नहीं किया गया? नहीं, बेसिक देखिए, इतना पैसा है, ये जो हम आज बात कर रहे हैं, सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जानबूझ के नहीं विकसित किया। जानबूझ किसी ने ख्याल ही नहीं करा, पहले से ऐसा चलता है क्योंकि पैसे आ रहे हैं। अब आप सब जैसे संजय जी बोल रहे हैं कि अभी इतना पैसा, देखिए ये आईपीएल तो आज तक शुरू नहीं हुआ है, 6 साल से शुरू हो रहा है। क्यों नहीं गवर्नमेंट ने पहले साल पता किया कि साहब जो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये पैसा कहां है? अब अचानक आपको ख्याल आ गया कि चेन्नई सुपर किंग्स ने वो कैसे आ गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5 साल पहले हुआ ना, आज थोड़े हुआ। ये जो आप आज बातें करिए 6 साल से चल रही हैं, 6 साल से करोड़ों रुपए, 12,000 करोड़ की। आप तो एक स्कूल बनाने को तैयार नहीं, अस्पताल बनाने को तैयार नहीं हो क्योंकि पैसा वापस नहीं आता। आप इस पे पैसा लगा रहे हो, तो क्या ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देख नहीं रहता कि कहां जा रहा है पैसा? अब ये शोर पड़ा था, सबको गया है, 5 साल से चल रहा है, ये तो ऐसा नहीं छुपा हुआ। करोड़ों रुपए दिया जाता था, अंडर हैंड पैसे दिए जाते थे। जो छोटे प्लेयर है वो देखते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, हम ही कर रहे हैं। मेरा ध्यान था क्या नहीं, इसमें तो पूरी पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी जिम्मेदार है, बीसीसीआई जिम्मेदार है। आईपीएल का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि आप ऐश करें, पार्टियां वार्टियां करें, खेल लें। उसमें ये जो संजय कह रहे हैं ना, वो एक बड़ा क्लोजली टूर्नामेंट जैसा होता है, वर्ल्ड कप वगैरह, जिसमें ये होता है। ये तो एक ऐसा फॉर्मेट था कि मजे लो, देखो ये एंटरटेनमेंट है, इसको ज्यादा सीरियस ना लो, पैसे खर्चो, आके लोग देखते थे, चेयर गर्ल थी, पार्टियां होती थी। अगर वो ना होता तो फिर ये आईपीएल भी ऐसे नहीं होता। तो मेरा क्या था, शुरू से इसको इतना लूज रखा गया, उसमें बड़े फायदे हुए। मगर आज अगर कोई बातें करता है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो ये आपस वालिया निशान है कि आप पिछले 6 साल क्या कर रहे थे। आपने जो सवाल यहाँ पर, जो बातें आपने उठाई हैं, उससे सवाल यही खड़ा हो जाता है कि फायदा इन चीजों से हो रहा था, तो फायदा जा किस तक रहा था? सवाल ये है। और यहां पर केवल राज कुंद्रा अकेले नहीं है, मैप्पन अकेले नहीं है, केवल सीएसके की टीम नहीं, केवल जी उस पहलू पर हम आएंगे। और क्या जरूरत नहीं है कि इस पहलू को भी खंगाला जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा इसी विषय पर होगी। नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। तो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं पुलिस की तरफ से। अब सवाल यह है कि पुलिस जो दावे कर रही है, जो तमाम चीजों को लेकर बातें पुलिस की तरफ से कही जा रही हैं कि उनमें दम कितना है, क्या वो कोर्ट में स्टैंड भी कर पाएंगे या नहीं, और ये मसला कितना गहरा है। जितने अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं अंडरवर्ल्ड से लेकर और डी कंपनी तक, क्या तमाम वो अंदेशे सही हैं, और अगर चीजें उस दिशा में सुराग दे रही हैं, अगर उस दिशा में सुराग मिल रहे हैं, तो क्या उस पहलू को इतनी गंभीरता से खंगाला भी जा रहा है। तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा जारी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरपाल सिंह जी इस चर्चा में हमारे साथ अब नहीं है, उन्हें जरूरी काम था, लिहाजा वो हमारे साथ आगे इस चर्चा में शामिल नहीं है। हमारे साथ रेखा जी हैं और संजय जी हैं। सीधे हम यहां पर मैं सवाल करना चाहूंगा संजय जी से। संजय जी, आपने देखा होगा पहले भी जब साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ था, उस दौरान तमाम मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम तरह के आरोप लगे थे, जांच भी हुई थी, छापे भी पड़े थे, लेकिन फिर वो तमाम चीजें ऐसा लगता है कि ऐसे दब कर रह गई। अब जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो मौजूदा स्थितियां इस समय हमारे सामने हैं, उनके मद्देनजर क्या आपको लगता है कि उन चीजों को फिर से एक बार देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो जांच हो रही थी उसके कई बिंदु थे। एक तो बिंदु यह था कि हमारी तमाम फ्रेंचाइजी में, और खासकर उनमें से कुछ फ्रेंचाइजी ऐसी थी जिनमें साबित हो रहा था कि इनके पास जो धन आ रहा है वो धन मॉरिशस के चैनल के जरिए आ रहा है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग उसमें हो रही है। और ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने इस बात की तस्दीक की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा है। उनको कहीं न कहीं इन सारी चीजों में जब उन्होंने खंगाला तो आपत्तिजनक चीजें मिली। यहां तक कि ललित मोदी जो उस समय आईपीएल के कमिश्नर थे, वो भी बहुत ढेर सारी चीजों के जवाब नहीं दे पाए और यहां से भाग करके लंदन में छिपे हुए हैं। वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुरंत पकड़ लिए जाएंगे और उनके ऊपर सीधा सीधा मुकदमा इसका चल सकता है। तो ये बात सही, ये अभी भी विचार का बिंदु है। और ये सारी चीजें हैं कि हमारे आईपीएल में जो तमाम फ्रेंचाइजी हैं वो उनके पास कहां से धन आता है, वो अपनी बैलेंस शीट हर साल क्यों नहीं देती हैं, उनकी जो तमाम चीजें हैं पारदर्शिता उसमें क्यों नहीं है, और अभी भी हमारे आईपीएल में बहुत जो सारा लेन देन होता है वो डॉलर में क्यों नहीं होता है। तो ये जो बिंदु हैं इनको सामने लाने की जरूरत है। इसमें मुझको लगता है कि बेस ही जो हमारा आधार है आईपीएल का पैसे का, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं। हमने डेक्कन चार्जर्स का मामला देखा, जब ऐसे ऐसे मसले हमारे सामने हैं, जब इतने हेरफेर के मामले सामने, जिसको खुद आईपीएल के जो जुड़े कर्ता धर्ता थे उन्होंने ही उस टीम को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए, उसकी जगह एक नई टीम को शामिल किया गया, तो फिर सवाल ये उठता है क्या वाकई जो अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और स्केपगोट्स ढूंढे जा रहे हैं, क्या ये अंदेशा यहां पर जन्म देता है? संजय देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़ी मछलियां अभी तक सामने नहीं आई। और जिस तरह से मैपन चेन्नई के मामले में आप देख रहे हैं जो सारी चीजें हुई हैं कि ये साबित हुआ कि मैपन सट्टेबाजी करते थे और उनकी अपनी एक टीम थी, टीम की इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचती थी, और जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है अपनी टीम की, वो जब सट्टेबाजी करेगा तो कहीं ना कहीं से अपनी टीम की इंफॉर्मेशन को फिक्सिंग के तौर पे तब्दील भी कर सकता है। इसके पूरे चांसेस रहते हैं। बिंदु उनके लगातार टच में रहते थे, बिंदु का संपर्क लगातार बुकीज से होता था। उसमें से एक बुकीज ऐसा था जो कि जिसके संपर्क पाकिस्तान से भी थे, दुबई से भी थे। तो उसी तरह से आप इसकी राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में 11 इसके मालिक हैं, 10 से 11 मालिक हैं, और अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद इसमें अभी भी आज तक पता नहीं लगा है कि इसमें जो धन आया है वो कैसे आया है, किन रास्तों से आया है। तो गड़बड़ तो देखिए है आनंद जी इसमें। जी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की आपने यहाँ पे खास तौर से बात की है, जो फिलहाल जो पब्लिकली जो जानकारियां हैं उनमें कहा जाता है कि 4 ही इसके मालिक हैं। क्या ये भी माना जाए कि फेसेस अलग हैं टीम्स के, फ्रेंचाइजीज के, उनके मालिकों के, और पैसा किसी और का है?
क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इस बात की मुझको लगता है आईपीएल में जांच करनी चाहिए। लेकिन मैं आनंद यहाँ पे आपको बता दूं कि दुनिया की जितनी भी लीग्स होती हैं उसमें सब में लीग्स में ज्यादातर जो पैसा आता है वो काले धन के जरिए ही आता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल लीग होती थी और उसमें धीमे धीमे एक हालत ये हुई कि माफिया ने उस पर कब्जा कर लिया। उनके पास काला धन आ रहा था, वो उन्होंने टीमों पर कब्जा किया, टीमों के मालिक बन गए। बेसबॉल लीग जी, बेसबॉल लीग थी, उस पर उन्होंने कब्जा किया और उसके मैचों के परिणाम को प्रभावित करने लगे। जब एकाएक एक बहुत बड़ी टीम थी, मजबूत टीम थी, वो जब हार गई फाइनल में तो लोगों के तोते उड़ गए और बाद में पता लगा ये मैच पूरा का पूरा फिक्स था। तो ये खेलों में बहुत ज्यादा हो रहा है, फुटबॉल में है, टेनिस में है और सही खेलों में है। तो इसके साफ करने की जरूरत है और सही बात है, जहां से काला धन जहां बहता है वो बहुत गंदगी लेकर के आता है। रेखा जी, अंदेशे तमाम हैं, इन अंदेशों को आप खारिज नहीं कर सकते अगर बात आती है आईपीएल के संदर्भ की। और फिलहाल जो मामला सामने आया और जिस तरीके से उलझा हुआ ये पूरा मामला है, एक तरफ सट्टेबाजी, सट्टेबाजी का दूसरा तार फिक्सिंग, फिक्सिंग का तार अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का तार डी कंपनी, डी कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग। क्या आपको नहीं लगता कि जो बाकी हमारी देश की एजेंसियां हैं, खासकर जो इकोनॉमिक क्राइम देखती हैं, उनको सक्रिय होना चाहिए और केवल एक या दो लोगों पर नहीं, एक या दो टीम मालिकों पर नहीं, एक दो टीमों पर नहीं, बल्कि पूरे की पूरा ये जो यहां पर पूरे के पूरे लोग हैं, टीम्स हैं या फिर टीम मालिक हैं, पड़ताल प्रॉपरली होनी चाहिए इसकी? देखिए, सक्रिय तो इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब ये आईपीएल की शुरुआत हमारे देश के अंदर हुई थी और जब ललित मोदी का जब किस्सा हुआ था, तो जिस तरीके से ललित मोदी जो है अपना देश छोड़ के लंदन में जाके छुपे, आई थिंक वो ही एक आई ओपनर था। उसी समय हमारी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनको सतर्क हो जाना चाहिए था कि ये एक शुरुआत है इस मामले की। ये जो कहते हैं ना कि इट इज अ बॉक्स ऑफ वर्म्स, आप अ कैन ऑफ वर्म्स आप खोलेंगे तो पता नहीं उसमें से क्या क्या निकलने वाला है। परंतु जो कहते हैं ना कि बहुत कन्वीनियंटली जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो चुप बैठ गए। मैंने ये शब्द ये इस्तेमाल किया कन्वीनियंटली, वो मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है क्योंकि वो कन्वीनियंस जो थी वो किसी और के कहने के ऊपर थी। मैं इशारा किसकी तरफ कर रही हूं आप भी समझ गए होंगे। हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो और जो हमारी पुलिस फोर्स है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वो अपनी उनकी इंडिपेंडेंस जो है, वो स्वाधीनता जो है वो उनको कभी भी नहीं मिली और वो सिर्फ एक मोहरे बन के रह जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के हाथों के अंदर। और सिर्फ जो कहते हैं ना कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप उसको सिर्फ ऊपर से छू रहे हैं। अगर आप उसको नीचे झांकेंगे तो उसकी सतह के नीचे, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो प्याज की तरह पता नहीं कितनी परतें आप निकालेंगे, क्या क्या निकलता जाएगा उसके अंदर से। तो ये जो केस आज जो अभी हो रहा है, सुनने में बार बार उस बात को मैं कहती हूँ कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पता नहीं इसकी जो डेप्थ है कितना नीचे तक जाने वाला है। अगर सतर्कता से इस बात को तहकीकात किया जाए और इसको सिर्फ एक हाइप करके, ड्रामा करके नहीं छोड़ दिया जाए, तो जब तक ब्रेकिंग न्यूज का कोई मामला नहीं आता, ये मामला भी भूल जाएगा। जी, संजय से यहां पर मैं सवाल करना चाहूंगा। संजय, आपने भी देखा होगा शिल्पा शेट्टी का ट्वीट आया है, उन्होंने आपत्ति जताई है, मीडिया पर नाराजगी जताई है। वो इस तरीके से उनके ट्वीट को पढ़ने के बाद ऐसा अंदेशा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया कटघरे में खड़ा कर रहा है, जबकि अब मीडिया वही बता रहा है जो चीजें सामने घटित हो रही हैं। सवाल मेरा ये है इस समय, क्या यहां पर चीजें एक अर्ध सत्य की तरह नहीं हो गई हैं जो ज्यादा घातक है, और शायद जो बाकी, क्योंकि एक देखिए एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है, एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह हो गया, लोग अपने अपने अंदाजे, अपने अपने अंदेशे लगा रहे हैं। तो इस अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य में बदलने के लिए क्या बाकी टीम मालिकों की, पूरे आईपीएल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि चीजों को पारदर्शी कर दें जिससे कि बेवजह की बातें ना हो? देखिए, ये चीज तो होनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे और आपको अलग ले जाता हूं। आईपीएल बीसीसीआई करवाता है और बीसीसीआई भी आज तक अपनी बैलेंस शीट बीसीसीआई नहीं दिया है। बीसीसीआई ने, बीसीसीआई का पैसा किस बैंक में जमा है, कहां जमा है, और इनका बहुत ढेर सारा पैसा विदेशी बैंकों में जमा है। ये आखिर क्यों नहीं होता है? क्रिकेट खेलने वाले दूसरे देश भी हैं, वो सारे के सारे देश अपनी वेबसाइट में अपना पूरा एक एक पैसे का हिसाब किताब देते हैं, डिक्लेयर करते हैं। केवल एक बीसीसीआई है, हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जो कि आज तक कभी भी उसने अपने एक पैसे का हिसाब नहीं दिया है। जब डालमिया साहब कोषाध्यक्ष थे और उसके बाद अध्यक्ष बने, तो मैं इस बात को सुनता था और वो ये बात कहते थे कि हम अपना धन कहीं विदेशी बैंक में जमा कर सकते हैं क्योंकि हमको वहां से छूट मिल जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। आईपीएल में आज सारी जो चीजें हो रही हैं, आईपीएल में जो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो बीसीसीआई किससे आते हैं, और बीसीसीआई के रूट्स खुद बहुत साफ सुथरे नहीं है। आखिर क्या बात है कि जब भी हम आरटीआई की बात करते हैं बीसीसीआई बिदक जाता है? भाई, आपको जवाबदेह होना चाहिए। अगर आप इतने साफ सुथरे हैं तो कम से कम अपने पैसे का लेन देन तो बताइए।
इतना पैसा आपके पास आ रहा है, वो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, आपको उसकी बैलेंस शीट देने में दिक्कत क्या होती है? जी, रेखा जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि जब स्पोर्ट्स टेलीकास्ट की बात होती है, खासकर हमारे क्रिकेट के संदर्भ में बात कहूंगा, तो सरकार एक उसमें वो लगाती है, एक नियम लगाती है उसके अंदर, वो है मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब उस तरीके से उसको चीजों को कहा जाता है। लेकिन क्या वजह है कि जिस स्पोर्ट्स को लेकर सरकार मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट का क्लॉज लगाकर टेलीकास्ट राइट की बात करती है, उसी स्पोर्ट्स से जुड़ी बॉडीज जो हैं, चाहे वो आईपीएल से जुड़ी हो, चाहे वो बीसीसीआई हो, सवाल ये है क्या वहां पर ये मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो जाता? क्या वहां पर एक क्लॉज नहीं लग सकती? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और बहुत ही व्यंग्यपूर्ण भी है। ये दोगलापन, ये सरकार का जो दोगलापन है, इसी की बात मैं शुरू से करती आ रही हूं कि जहां मैं कहती हूं कि सरकार जो है जब उनको सूट करता है तब अपनी आवाज बुलंद करती है और कहती है कि मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है। जब सूट नहीं करता है, बहुत कन्वीनियंटली उस बात को जो बंद कर दिया जाता है, उसकी आवाज को रोक दिया जाता है, ये कह के कि मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। तो जहां उनको सूट करता है सरकार प्ले करती है उसको, और सरकार से मेरा मतलब उन बड़े नेताओं से है जो इस क्रिकेट जैसे गेम को एक व्यवसाय बना के रह गए हैं, सिर्फ एक बिजनेस बना के रह गए हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो है ये छोटे छोटे क्रिकेटर्स या इंडिविजुअल क्रिकेटर्स की बात नहीं है। जैसे आपने भी अभी कहा कि बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई इस मामले के अंदर क्या कर रही है? पेरेंट बॉडी तो बीसीसीआई ही है ना, और बीसीसीआई किसी की निजी अमानत नहीं है कि अपने घर की खेती नहीं है कि आपने बैठ के कैसे भी इस गेम को खिलवाड़ कर लिया, कैसे भी अपने प्लेयर्स को खेल के मैदान पे उतार दिया और कैसे भी अपने अकाउंट्स को कर दिया। ये किसी बनिए की दुकान तो है नहीं। जो बीसीसीआई है उसकी अकाउंटेबिलिटी थी, तो वही बीसीसीआई अब कहां गया मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? शायद ये मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, मैटर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट रह गया है। सब अपने अपने निजी स्वार्थ के पीछे इस गेम को, जो जेंटलमैन्स गेम था, उसको बिगाड़ के रह गए हैं। सिर्फ एक धंधा बन गया है, काला धंधा जो है उसको सफेद करने के लिए, अपने पैसे को, काले धंधे को, काले पैसे को सफेद करके उसको एक लीगलाइज्ड रूप देने के लिए। जी संजय, यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि आईपीएल को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो बीसीसीआई का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये हालांकि बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि एक इंडिपेंडेंट वो मैनेजमेंट है उसका, ये वो तमाम चीजें। क्या आपको लगता है कभी बीसीसीआई ने ये जानने की कोशिश की होगी पिछले 6 सीजन में, इन टीम मालिकों से ही कभी पूछा होगा या इनसे ही कोई ब्यौरा मांगा होगा? क्या लगता है कभी आपको ऐसा? देखिए, एक तो सीधी बात यह है कि आईपीएल का पैसा सीधे सीधे बीसीसीआई के पास जाता है जी। तो ये कहना बिल्कुल ही शायद सही नहीं है कि आईपीएल और बीसीसीआई अलग-अलग तर्क दिया जाता है। बिल्कुल क्योंकि देखिए सारा का सारा पैसा जो आईपीएल की टीमें दे रही हैं वो बीसीसीआई के खजाने में जमा हो रहा है। और मुझको लगता है कि फ्रेंचाइजी के लिए जो एक गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए थी, जिससे एक अच्छा माहौल बनना चाहिए था, एक खुला माहौल बनता, पारदर्शी माहौल बनता और पैसे के लेन देन में एक पारदर्शिता आती, वो बीसीसीआई ने कभी खुद नहीं किया। क्योंकि बीसीसीआई खुद वही चीज करता आ रहा है, जो चीज उसको सूट करती है वही चीज उसने फ्रेंचाइजी के लिए भी कर दी कि भाई हम भी कमा रहे हैं और तुम भी कमाओ। और इसीलिए फ्रेंचाइजी इस खेल में आए, क्योंकि उसका प्रारूप जो आईपीएल में पहले ललित मोदी ने दिया वो यही था कि भाई ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, हम भी अंडा लेंगे, आप भी अंडा लीजिए, थोड़ा पैसा लगाइए, देखिए आगे फसल आप भी काटेंगे पैसे की। तो आप बताइए, जब ये आधार है कि आप भी इसमें पैसा बना सकते हैं, खेल की यहां कोई बात ही नहीं थी। यहां तो ये था एक उद्योग है, एक बिजनेस है, आप आइए पैसा लगाइए और कल को आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। ये मिल बांट के खाने का तरीका था और कुछ भी नहीं था। इसलिए बीसीसीआई चुप रही इस मामले में। रेखा जी, क्या लगता है आपको कि ये स्पोर्ट्स लीग की तरह कम और एक स्पोर्ट्स सिंडिकेट की तरह ज्यादा यहाँ पर? एब्सोल्युटली, दिस इज नथिंग बट लीगलाइज्ड, इट इज लीगलाइज्ड सिंडिकेट। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आईपीएल ने क्रिकेट जैसे खेल का इस्तेमाल किया और एक मजाक बन के रह गई है, मेरे ख्याल से तो एक पूरे विश्व के अंदर हमारे देश ने अपने ऊपर जिस तरह से उंगलियां उठवा ली हैं, सारे देश की उंगलियां, सारे विश्व की उंगलियां हमारे पर उठी हुई हैं। हमारे भारत जैसे देश के अंदर, जिसके अंदर सभ्यता, मॉरल्स, कल्चर, ट्रेडिशन की बात, बड़ी बड़ी बातें करी जाती थी, वहीं पे शायद इसकी जो हमारी अगर हिस्ट्री में झांक के देखें तो महाभारत से ही चलते आ रहा है ना। बहुत बड़ा मतलब आपने देखा कि कैसे सत्ता ही बदल गई, एक बार बेटिंग करने के ऊपर द्रौपदी को ही दांव के ऊपर लगा दिया। तो इस तरीके से तो हमारे देश के अंदर लगता है कि कोई ट्रेडिशन ही बनता आ गया है और अब खुले आम
उसको जैसे कहते हैं कि बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर ले गए हैं। एक छोटी छोटी जैसे कहते हैं कि जो एक पान की दुकान के ऊपर जो बेटिंग होती थी कि भाई 1 के 2 इस तरह का नहीं रह के एक करोड़ों रुपए का मसला बन गया है, जिसके पीछे ये कहने के लिए कोई शक नहीं है, इसमें बहुत बड़ी सोच की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे सिर्फ 2-4 क्रिकेटर्स नहीं है, 2-4 एक्टर्स नहीं है कि कभी विंडू को पकड़ लिया या कभी राज कुंद्रा को पकड़ लिया या कभी ललित मोदी को पकड़ लिया, कभी मैयप्पन को पकड़ लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सांठगांठ, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसको चलाने वाले इस सारे गेम के पीछे इट इज लाइक अ फिल्म, एक डायरेक्शन हो रही है इसकी। इसका कौन निर्देशक है, चाबी किसके हाथ में है? बाकी सब तो कठपुतलियों की तरह ही है इसके अंदर। इसकी जांच होनी चाहिए बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर। जी संजय, आपको क्या ये बात हैरान नहीं करती है जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मसला आया तो कितनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसमें आईसीसी की देखी गई थी? इस पूरे मामले को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ और ये रियल इंटरनेशनल लीग इसको हम कह सकते हैं। बेशक से टीमें भारतीय नामों की, लेकिन उसमें विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं। अंपायर तक अगर शक के दायरे में, वो जो कि एलीट पैनल में शामिल थे आईसीसी के, अगर वो अंपायर तक भी शक के दायरे में हो तो आपको ये हैरान नहीं लगता है कि अब आईसीसी इस कदर चुप बैठी है? और इस चुप्पी की वजह क्या हो सकती है? वो क्यों नहीं सक्रिय हुई इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, देखिए आईसीसी इसलिए चुप बैठी है क्योंकि आईपीएल हमारा अपना घरेलू मसला है जी, और इसका सही मायनों में आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है। आईसीसी के कैलेंडर में ये नहीं होता है। तो यह है कि हम, लेकिन जो प्लेयर्स खेलते हैं वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी खेलते हैं, और अगर वो प्लेयर्स इस किस्म से दायरों में आ रहे हैं, वो अगर प्लेयर्स जांच के तमाम तरह के आरोप झेल रहे हैं, तमाम तरह के अंदेशे उठाए जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी होने के नाते उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी इन बातों को लेकर कम से कम पूछ तो सकती है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर? देखिए आईसीसी ने समय समय पर यह शंका जाहिर की और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बताया भी कि आपका ये जो फॉर्मेट है आईपीएल, इसमें भ्रष्टाचार होने की आशंका है और इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और आईसीसी ने ये बात आज नहीं, कई साल से आईसीसी बात कर रही है और उसने हमारे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कहा कि भाई आप इतनी बड़ी लीग करवा रहे हैं, इसके लिए आप बाकायदे एक एंटी करप्शन यूनिट बनाइए जो सारी चीजों की जांच कर पाए। लेकिन कोई एंटी करप्शन यूनिट हमारे लिए आईपीएल की नहीं है। एंटी करप्शन यूनिट के नाम पर एक रवि सावनी है जो उसके हेड हैं, और मुझको नहीं लगता उसमें कोई स्टाफ भी है। तो एक आदमी कैसे सारी जांच कर पाएगा? आईसीसी के पास निश्चित रूप से एक एंटी करप्शन यूनिट उनके पास है, बढ़िया लोग हैं, वो इसकी सेवाएं दे सकते हैं। उन्होंने अपनी सेवाओं के लिए बीसीसीआई से अप्रोच भी किया, अगर आप कहो तो हम आईपीएल में आपके लिए हम जांच करते हैं, यहाँ पे हम अपनी यूनिट लगाते हैं। लेकिन उसके लिए एक मोटा पैसा देना था, बीसीसीआई ने मना कर दिया। और हो सकता है बीसीसीआई ने इसलिए भी मना कर दिया हो कि आईसीसी अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो इंटरफेरेंस होगा और ये मसला सीधे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा। तो मुझको लगता है कि इसमें पूरी तरह से अगर बीसीसीआई चाहता तो ठीक है साहब, आप अपनी एंटी करप्शन यूनिट नहीं बना सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां बहुत एक्टिव हैं, बहुत असरदार हैं। आप उनको पैसा दीजिए, उनकी सेवाएं लीजिए और इसमें जांच करवाइए। इसमें कहां कोई बुरी बात है? जी रेखा जी, पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है जब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दाऊद को, छोटा शकील को सह आरोपी बनाने जा रहे हैं और चीजें उस तरफ इशारा कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ना तो एंटी करप्शन यूनिट है, ना ही निगरानी रखने का वो तंत्र है तमाम पैसे के बावजूद। ये भी हैरानी की बात है कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है और वैसा तंत्र विकसित नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? चलिए उस मसले को हटा देते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ऐसा कोई तंत्र ही नहीं है और सोने का अंडा देने वाली ये मुर्गी है, तो क्या नहीं लगता कि आपको कि अप्रत्यक्ष रूप से दरवाजा खोल दिया गया जितने बैड एलिमेंट्स हैं? और अगर डी कंपनी इसमें इंटरेस्ट लेती है और वो किसी को धमकाती है, धमकी की बात भी इसमें सामने आई है, तो वो चाहे खिलाड़ियों को धमकाए या टीम मालिकों को धमकाए, धमका वो किसी को भी सकते हैं, फिर बचाव क्या होगा? मतलब फिर तो ये आपने खुला रास्ता छोड़ रखा कि भैया आइए और कमाइए। किस सबूत के ऊपर ये जो डी कंपनी का नाम लिया जा रहा है मेरी सोच के बाहर है। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसी बातें आई, अगर ये बातें सच हैं तो फिर ये सवाल उठना लाज़मी है। अगर ये बातें सच हैं तो पर मुझे जो बातें मीडिया के अंदर सुनने में आई है, जो अखबारों के अंदर सुनने को आई है, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। एक तरह के जिसे वो कहते हैं ना कि जो एरोप्लेन होता है उसका ब्लैक बॉक्स है कि उसके अंदर पता नहीं क्या है। वाकई के अंदर डी कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, ये लगता है कि बहुत ही जल्दबाजी के अंदर उनका नाम लिया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी पुलिस फोर्स के पास में या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में, ईडी के पास में कुछ भी ऐसी वजह है जिसकी, जैसे कहते हैं कि उन्होंने इतने बड़े, जैसे कहते हैं कि तीर छोड़ दिए हैं, तीर तो छोड़ दिए पर उनको कमान के अंदर वापस लेना बहुत मुश्किल होगा। ये इतनी जल्दबाजी के अंदर इतने बड़े नामों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कुछ बैड एलिमेंट्स के लिए बैकडोर एंट्री
एंट्री करने का एक और तरीका बन जाएगा और फिर ये जो कहते हैं कि मामला जो है हाथ से निकल जाएगा, इट विल बिकम सच अ बिग एंड डर्टी गेम कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। संजय, जो इस पूरे के पूरे आईपीएल के खेल में शामिल हैं लोग, खेल में मेरा मतलब उन लोगों से जो फ्रेंचाइजी के मालिक हैं, अगर हम उनके बिजनेस इंटरेस्ट को देखें तो केवल देश तक सीमित नहीं है, विदेशों तक उनके बिजनेस इंटरेस्ट जाते हैं। अब ये अंदेशा क्यों ना उठे, ये सवाल क्यों ना उठे कि जो पैसा हो सकता है वो ऑन रिकॉर्ड ना दिखा सकते हो, उसकी एंट्री इसके जरिए होती हो, क्या ये मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है। और देखिए फ्रेंचाइजी जिस तरह से खिलाड़ियों से पैसे का लेन देन करते हैं उसमें अक्सर ये बातें होती हैं कि उनको हवाला के जरिए भी कुछ पैसा दिया जाता है, क्योंकि ये सारा लेन देन डॉलर्स में होता है, वो खिलाड़ी अपनी सुविधा से पैसा चाहते हैं। तो ये आरोप पहले लगते रहे हैं कि बहुत कुछ पैसा आप व्हाइट में दे रहे हैं, कुछ पैसा आप ब्लैक में दे रहे हैं, और जो पैसा आप ब्लैक में दे रहे हैं वो पैसा उसका कहां से आ रहा हो, पैसा वो हवाला के जरिए ही पहुंच रहा होगा या दूसरे जरिए पहुंच रहा होगा। तो ये बात है, पैसे का कहीं बहुत ज्यादा पैसा खिलाड़ियों को दिया जाता है और काफी पैसा इसमें लगता है, छोटा मोटा पैसा आईपीएल में नहीं लगता, बहुत बड़ी रकम इसमें लग रही है। तो निश्चित रूप से बहुत डुबिशियस है, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए कि भाई हम खिलाड़ियों को कितना पैसा दे रहे हैं, यहाँ किस फ्रेंचाइजी के पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, विदेशों में क्या वो खिलाड़ियों के साथ विदेशों के अपने जो अकाउंट है उनके जरिए लेन देन करती है, देसी अकाउंट के जरिए लेन देन करती है, कहां से आके खिलाड़ियों को पैसा दिया जाता है, जिस स्रोत से खिलाड़ियों को पैसा दिया जाता है उस स्रोत की जांच की जानी चाहिए कि वो स्रोत वाकई क्या एक पाक साफ स्रोत है या कुछ एक डुबिशियस स्रोत है। तो ये सारी चीजें, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिसकी जांच की जानी चाहिए। और मुझको लगता है कि ये अगर असली चीज है, ये जिस दिन हम इसकी जांच कर लेंगे, सट्टेबाजी उसके आगे बहुत छोटी चीज है। ये बात सही कि सट्टेबाजी हमारे देश में एक बहुत बड़ा उद्योग है और बहुत फैला हुआ है, लेकिन अगर हम आईपीएल करा रहे हैं, आईपीएल हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की चीज हुआ करती थी। दुनिया में इसने हमारा सिर ऊंचा किया था, लोग कहने लगे थे कि भारत देखिए कितनी बड़ी चीज करा रहा है, स्पोर्ट्स में कितनी बड़ी ताकत है। तो ये शर्मनाक हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जी रेखा जी, सवाल मेरा ये है, पिछले दिनों आपने भी सुने होंगे बयान जब आए थे फिक्सिंग को लेकर, तो सवाल ये उठा था कि कानून ही नहीं है तो फिर आप सजा किस कानून के तहत दिलवाओगे, तो नए कानून की बात भी उठ रही है। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है लीगली कि सरकार अगर चाहे या फिर सरकारी एजेंसीज अगर चाहें, केवल हम दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, और भी कोई एजेंसी अगर चाहें तो पिछले 6 साल का पूरा बही खाता खुलवा लें कि भैया दिखा दीजिए कैसा आपने पैसा पेमेंट किया, किस किस जरिए से पेमेंट किया, मोड ऑफ पेमेंट क्या था आपका, क्या इन तमाम ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा लीगली सरकार मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है। ऐसा कोई वजह नहीं है कि अगर आपकी नीयत सही हो, आपके इरादे सही हों, तो आप उनको उनके आखिरी अंजाम तक नहीं ले पाएंगे। परंतु कमी जो रह जाती है वो सी रह जाती है कि आपकी इंटेंशन वहां तक पहुंचने की है भी कि नहीं, क्या वाकई के अंदर सरकार उसकी सतह तक पहुंचना चाहती है। अभी तक तो फिलहाल कोई भी ऐसा पुख्ता कानून पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नहीं है इस बेटिंग को या इस मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए। हमारे पास अभी, जैसे पहले भी मैंने आपके एक शो में कहा था कि भारतीय दंड अधिनियम है, इंडियन पीनल कोड है, जिसके जरिए एक सीधा साधा एक सेक्शन है जो एक आम आदमी की भाषा में होता है 420 का, यानी कि धोखाधड़ी का, और एक होता है विश्वासघात, सेक्शन 406 इंडियन पीनल कोड, कि आपने मेरे साथ धोखाधड़ी करी। ये दो जो दफाएं हैं ये भी अपने अंदर इतना दम रखती हैं कि अगर अब तक पुलिस चाहती, अगर हमारी देश की पुलिस फोर्स चाहती, हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चाहती, इन 2 दफाओं को लगाकर भी इस केस के सतह तक जा सकते थे बनिस्बत आपके इरादे होते इस चीज का पर्दाफाश करने के लिए। पर ये एक इतना बड़ा गेम है, इतना बड़ा उद्योग है, जैसे कि आपने अभी बात करी, शब्द आपने इस्तेमाल किया सिंडिकेट का, ये एक सिंडिकेट बन चुकी है। अभी एक स्पेशलाइज्ड कानून बनता है या नहीं बनता ये तो समय बताएगा, उसके अंदर बहुत अरसा निकल जाएगा, और भी हो सकता है कि अगले साल तक आईपीएल में हो जाएगा। अभी आपने कुछ भी नहीं किया। हैंसी क्रोनिये का जो था केस हुआ था 12 साल पहले हुआ था, पहली बार आपने एक, जैसे कहते हैं ना कि लोगों की आंखें खुल गई कि अरे इतने बड़े प्लेयर साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसे भी होता है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे खुद के देश के भी कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम आया, मैं वापस नहीं रिपीट करूंगी उनको, परंतु उसके बाद में भी आंखें नहीं खुली किसी की भी। और एक नया जो एक सामने देखने को आया, एक नया हास्यप्रद गेम, वो था आईपीएल, जिसके अंदर मुझे लगता है कि क्रिकेट कम शोमैनशिप, बिजनेस, एक उद्योग करने की स्पिरिट ज्यादा थी, खेल की कम थी। अगर उसी स्पिरिट के साथ, एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में इस खेल को खेला जाता, आईपीएल को भी खेला जाता, तो ये एक मजाक का विषय नहीं बन जाता। माइलस्टोन बन सकता था।
जी, यहाँ पर मैं संजय से एक फाइनल कमेंट के लेना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। संजय, क्या लगता है आपको कि अब जो दाग लग गए हैं, सवाल देखिए उठ रहे हैं, इस बात को बीसीसीआई के लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इस समय ये जो खेल है और ये जो लीग है ये सवालों के दायरे में है। क्या आपको लगता है कि अगर वाकई इस लीग को प्रॉपरली चलाना है, इस लीग को आगे कैरी करना है और इसको दाग इसके मिटाने हैं, तो फिलहाल इसको थोड़ा सा विराम दिया जाए और चीजों को पूरी तरह पारदर्शी करने के लिए पूरी गहराई से जांच करवा दी जाए? क्या ये होना चाहिए और क्या ये मुमकिन है? देखिए, होना तो यही चाहिए जी, लेकिन ऐसा होगा ये एक बड़ा सवाल है और इसमें भी कोई शक नहीं, इसमें जो दाग लग रहा है उसका नुकसान आईपीएल को होगा क्योंकि तमाम जो स्पॉन्सर्स हैं वो हो सकता है कि पीछे हट जाए। पेप्सी जो इसको स्पॉन्सर कर रही है, पेप्सी ने खुद कह दिया कि ये हमारे लिए बड़े मतलब जो सारी चीजें हो रही हैं उस पर तो हम विचार करेंगे, हम तो काफी ज्यादा पैसा देकर के आईपीएल से जुड़े थे, लेकिन ये सारी चीजें हमारे ब्रांड को भी खराब कर सकती हैं। ये दूसरे स्पॉन्सर्स भी सोच सकते हैं जो, और एक चीज है कि आजकल खेल टीवी राइट्स से मिलने वाले पैसे से चलते हैं जी, और जब स्पॉन्सर्स कम होंगे, एड रेवेन्यू कम होंगे, तो जो कंपनी आपको टीवी राइट्स के जरिए एक मोटा पैसा दे रही है वो भी शायद पीछे आ जाएगी। असर तो पड़ेगा जी। आप नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं कि हो सकता है करता धरता कदम न उठाएं, लेकिन प्राकृतिक न्याय यहां पर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम।